गरीब बहू की ऑर्गेनिक खेती वाली ठंडी रसोई। वाह बेटी, क्या मट्ठा बनाया है, मजा आ गया। अब मैं जा रहा हूं मालिक के खेत में काम करने। आज मुझे खेतों में खाद मिलानी है। जी आप जाइए, मैं खाना बनाकर बिटिया के हाथ से पहुंचवा दूंगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम खाना बिटिया से बनवाना। अब हमारी बिटिया शादी के लायक हो गई है, उसे खाना बनाने की आदत होनी चाहिए। और वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छी सब्जी हमारी अनीता बिटिया बनाती है। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं दोपहर में खाना बनाकर लेकर आती हूँ। जिसके बाद कृष्णलाल फावड़ा लेकर अपने छोटे से घर से तेज धूप में निकलता है और गांव के बड़े जमींदार के खेत में काम करने चला जाता है। वहीं अनीता अपनी छोटी सी रसोई में आकर, माँ आज कौन सी सब्जी बनानी है? अरे बेटी देख, मैंने पटल लाकर रखे हैं, तू पटल की सब्जी और रोटियां बना ले। तभी अनीता की नजर सब्जियों की टोकरी में रखे पटलों पर पड़ती है। फिर वो डंठल और बिना डंठल के पटल अलग करने लगती है। अरे पगली, ये दो जगह पटल क्यों निकाल रही है? माँ ये पटल किसके खेत से लिए हैं? क्यों, क्या हुआ? माँ जिस भी सब्जी के किसान से तुमने ये सब्जियाँ ली है, उसने ऑर्गेनिक सब्जियों में केमिकल वाली सब्जियाँ मिला दी है। मुझे पापा ने ऑर्गेनिक और केमिकल वाली सब्जियाँ पहचानना सिखाया है। ये देखो, इन पटलों में डंठल है और इन ऑर्गेनिक पटलों में डंठल नहीं है। इसका मतलब ये वाले केमिकल से उगाए गए हैं। कमबख्त उस घर में केमिकल वाली सब्जी बेचता है जिस घर का मुखिया आग बंद कर सिर्फ सब्जी पकड़ कर बता दे सब्जी ऑर्गेनिक है या नहीं। माँ मैं इन ऑर्गेनिक सब्जियों की सब्जी बना देती हूँ, बाकी तुम उस सब्जी वाले को अच्छे से सबक सिखाना। इतना कहकर अनीता पटल के छोटे छोटे टुकड़े कर मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बनाती है और फिर रोटियां बनाकर दोपहर की तेज धूप में खेतों में आती है, जहां कृष्णलाल मिट्टी में गोबर और नीम के पत्ते मिला रहा होता है। पापा मैं दोपहर का खाना लेके आई हूँ। बेटी, बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरा इंतजार कर रहा था। पापा आप ये मिट्टी में गोबर और नीम के पत्ते क्यों मिला रहे हैं? बेटी, गोबर ऑर्गेनिक खाद होती है और नीम ऑर्गेनिक कीटनाशक। इससे जमीन में उर्वरा बढ़ती है और कीट नहीं लगते। पर पापा गांव के सभी किसान तो मार्केट से खरीदी हुई खाद मिलाते हैं। बेटी कभी भी ये गलती मत करना। हम किसान हैं, हमारी उगाई सब्जियां हिंदुस्तान की हर रसोई में बनती हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं और दवाइयों से उगाई हुई सब्जियां लोगों के शरीर को कमजोर कर देती हैं। ये हम किसानों की जिम्मेदारी है कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं, भले 2 पैसे कम कमाएं। पापा काश हमारे पास भी जमीन होती तो हम अपनी पूरी जमीन में ऑर्गेनिक सब्जियां ही उगाते। आपको पता है गांव के कुछ किसानों ने ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना ही छोड़ दिया है। खैर छोड़िए, पहले चलकर खाना खा लीजिए। कृष्णलाल हाथ धोकर खेत की छावनी में खाना खाने बैठ जाता है और अनीता को ऑर्गेनिक खेती के आइडिया बताने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम पेड़ की छांव में मीनाक्षी और विमला बैठी होती हैं। वही अनीता हाथ पंखे से हवा कर रही होती है। वो मीनाक्षी बहन, क्या खूब बेटी है तुम्हारी। अपनी परिस्थितियों में भी तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला पोसा है। वैसे बेटी के हाथ पीले करने के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हाँ विमला बहन, हाथ पीले तो करने हैं। कोई भला लड़का हो तो बताओ। देखो लड़का तो नहीं है पर अच्छे पंडित जी हैं। गाँव तो गाँव, शहरों में भी रिश्ते करवाते हैं। कहो तो उनसे बात करते हैं। बेटी तू शादी के लिए तैयार है ना? हम पंडित जी से बात करें? मम्मी जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं आपके और पापा के हर फैसले का सम्मान करूंगी। अनीता का जवाब सुनकर मीनाक्षी बेहद खुश होती है और फिर अनीता की एक फोटो लेकर विमला के साथ गांव के मंदिर में पंडित दीनदयाल के पास आकर, राम राम विमला बहन, आपके साथ ये बहन कौन है? राम राम पंडित जी, मैं विमला बहन की पड़ोसन हूँ। मेरी एक प्यारी सी बच्ची है, उसकी शादी करवानी है। उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। बड़े नेक समय पर आई हो बहन। गांव के 2-3 लड़कों और शहर के कई लड़कों का रिश्ता आया है मेरे पास, मैं बात चलवाता हूँ। जी पंडित जी आप बात चलाइए, ये मेरी बच्ची की फोटो है। मीनाक्षी पंडित जी को अनीता की फोटो देती है और अनीता के रंग रूप के बारे में बताकर वापस चली आती है। और फिर रात को खाना खाते हुए मीनाक्षी कृष्णलाल को सारी बातें बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर कृष्णलाल खेतों में काम कर रहा होता है
तभी खेत का मालिक धनंजय वहां आकर, मालिक, आपको खेतों में आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाना आता है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने खेतों में काम पर रखा। पर दूसरे किसान इतनी जमीन में 2 गाड़ी सब्जियां उगा रहे हैं और तुम सिर्फ 1 गाड़ी, क्या बात है? मालिक, वो लोग अपनी सब्जियों में केमिकल मिलाते हैं, इसलिए उनकी सब्जियां जल्दी और ज्यादा उगती हैं। पर वो सब्जियां नहीं, जहर होती हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें सब्जियों में खाद मिलाने के लिए कहा था, तो तुमने गोबर का इस्तेमाल क्यों किया? मालिक, गोबर ही तो खाद होता है, इसके अलावा और किसी खाद के बारे में मुझे नहीं पता। मैं सब समझता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हें बाजार की खाद मिलाने को कहा था तो तुम्हें वही मिलानी चाहिए थी, ना कि गोबर। मालिक, ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ 2 रुपए कम कमाओ पर ऑर्गेनिक सब्जियां ही उगाओ। इतनी बड़ी जमीन तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं खरीदी है, पैसे कमाने के लिए खरीदी है। छोड़, तुझे मेरी सब्जियां उगाने की कोई जरूरत नहीं है। जा यहां से, मैं दूसरे किसानों से खेती करवा कर खूब पैसा कमाऊंगा। अपने उसूलों का पक्का कृष्णलाल बड़ी मुश्किल से मिला ये काम छूटने के बाद अपने घर चला आता है। पापा, आज बड़े जल्दी घर चले आए आप। मैंने सब्जियां उगाने का काम छोड़ दिया है। जमींदार मुझे सब्जियों में केमिकल मिलाने के लिए कह रहा था। क्या काम छोड़ दिया? आपको पता है अभी मैंने अनीता की शादी की बात चलाई है, कल को कोई रिश्ता आ गया तो शादी कैसे करवाएंगे हम? मीनाक्षी, धीरे धीरे पैसे जोड़कर हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं। और रही बात घर खर्च चलाने की, तो खेती के अलावा और कुछ तो मुझे आता नहीं है। फिर भी मैं कहीं मजदूरी का काम कर लूंगा, गांव में बहुत काम है। वहीं दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल शहर में रामलाल और शारदा के मिडिल क्लास परिवार के बीच बैठे होते हैं, जहां पिंकू, पिंकी और राहुल थके और शांत बैठे होते हैं। अरे शारदा बहन, आपके बड़े बेटे के लिए तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। फिर ये 2 छोटे छोटे बच्चे किसके हैं? पंडित जी, ये मेरी बड़ी बहन के बेटे के बच्चे हैं। वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। इन बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए हमारे पास छोड़ गए हैं। काफी सुस्त बच्चे हैं। हाँ पंडित जी, हमारे छोटे बेटे की तरह ये भी सुस्त हैं। खैर, आपने जो रिश्ता बताया है वो हमें मंजूर है। हम कल ही उनसे रिश्ते की बात करने चले जाएंगे। जिसके बाद पंडित दीनदयाल वहां से जाकर ये खबर कृष्णलाल और मीनाक्षी को सुनाता है। फिर अगले दिन रामलाल, शारदा, अरुण और पूरा परिवार कृष्णलाल के घर रिश्ता लेकर आता है, जहां राहुल और दोनों बच्चे सुस्त बैठे होते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये दोनों बच्चे हैं, इतने सुस्त बैठे हुए हैं। गांव में आकर तो इन्हें और उछल कूद मचानी चाहिए थी। मैं अनीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अनीता बहुत पसंद है। जी, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। लीजिए, रिश्ता तय हो गया। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब बस शादी की तारीख निकालनी है। मीनाक्षी सबका मुंह मीठा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शादी की तारीख निकलती है और फिर तय तारीख के दिन अरुण धूम धड़ाके से बारात लेकर आता है और गांव के मंडप में अनीता से शादी करता है। फिर अनीता विदा होकर अपने शहर के मिडिल क्लास ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां राहुल के अलावा सभी अनीता के स्वागत में खड़े होते हैं। चाचा की शादी हो गई, हमारी चाची आ गई। वेलकम चाची। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। हाँ मम्मी जी, पर देवर जी तो है ही नहीं, उन्हें भी बुलाइए, फिर मैं गृह प्रवेश करती हूँ। अरे भाभी, छोड़िए अपने देवर को, वो तो अपने कमरे में जाकर सो गया है। बहू, तेरे देवर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वो हमेशा थका हुआ रहता है, तो उसके लिए आम बात है। ऊपर से शादी में वो कुछ ज्यादा ही थक गया है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रहा है। तुम गृह प्रवेश करो। अनीता कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और फिर अरुण के साथ अपने छोटे से कमरे में चली जाती है, जहां अरुण और अनीता बातें करते हुए रात बिताते हैं। फिर अगले दिन अनीता तैयार होकर सभी के बीच आती है, जहां अरुण, मम्मी, आज अनीता की पहली रसोई होगी ना? हाँ भैया, बड़ी हड़बड़ी है भाभी के हाथों का खाना खाने की। मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती है क्या? तू सोया हुआ ही ठीक था, बेकार ही उठकर मुंह खोल दिया। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, आज बहू की पहली रसोई होगी। बहू, जरा अच्छे से सब्जी बनाना, बड़ा समय हो गया है अच्छा खाना खाए हुए। पापा,
कल बातों बातों में अनीता बता रही थी कि वो बड़ी अच्छी सब्जियां बनाती है। देखते हैं आज क्या बनाकर लाती है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी सब्जी बनाऊंगी। मम्मी जी, रसोई कहाँ है और सब्जी और बाकी सामान कहाँ रखा है? बहू, इस तरफ हमारी छोटी सी रसोई है और तेरा पति अकेले कमाने वाला है, इसलिए थोड़ी गरीबी है, पर खाने पीने और सब्जियों की दिक्कत नहीं है और बाकी सारा सामान रसोई में रखा हुआ है। इतना कहकर शारदा अनीता को अपने घर की छोटी सी रसोई में लेकर आती है, जहां अनीता चूल्हे की पूजा करती है और पास रखी कुछ सब्जियां निकालती है जिनसे बदबू आ रही होती है। ये कैसी सब्जियां हैं? इनमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, ये सब्जियां तो शायद खराब हो गई है। इनमें से कुछ बदबू सी आ रही है और ये सब्जियां भी ऑर्गेनिक नहीं लग रही। खराब हो गई? अरे बहू, आज सुबह जब तू तैयार हो रही थी तभी ये सब्जियां लेकर आई हूँ। मैं काफी अच्छी सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे सब्जियों की पहचान है। और कहाँ बदबू मार रही है? मुझे तो जरा सी भी बदबू नहीं आ रही है। आपको बदबू नहीं आ रही है? मम्मी जी कैसे बात कर रही है? इतनी तेज तो बदबू आ ही रही है। अरे बहू, खिड़की से कुछ बदबू आ रही होगी और तुझे लग रहा है कि सब्जियों से बदबू आ रही है। तो पानी से सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना बनाना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हमेशा से ऐसी ही सब्जियां खाने की आदत की वजह से शारदा को सब्जियों से कोई बदबू नहीं आती। वो खिड़की बंद कर देती है। वहीं अनीता अपनी पहली रसोई में सब्जियां, पूड़ी और तरह तरह के पकवान बनाना शुरू करती है, जिससे अनीता का पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। तभी वो अपने पल्लू से अपना चेहरा पोंछने लगती है। ओहो, रसोई है या भट्टी? मुश्किल से मुझे 20 से 25 मिनट हुए होंगे और इतना पसीना आ गया। ऊपर से खिड़की भी बंद है। खैर, फटाफट खाना बनाती हूँ। जितनी देर रसोई में खड़ी रहूंगी उतनी देर गर्मी लगेगी। खाना बनाकर अनीता सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जहां सभी सिर्फ 1-2 पूरी लेकर खाना शुरू करते हैं। आप लोग 1-2 पूरी खा रहे हैं, इसमें आप लोगों का पेट थोड़ी भरेगा। अरे भाभी, मेरा तो 1 पूरी में ही पेट भर जाता है। और देवर जी, आपका भी 1 पूरी में पेट भर जाता है क्या? आप लोगों को तो कम से कम 5-6 पूरियां खानी चाहिए। इतनी छोटी छोटी सी तो पूरियां हैं। अरे बहू, कैसे खाएं? मैंने तुझसे कहा था कि थोड़ी अच्छी सब्जी बनाना। अरे ये तो बड़ी बेस्वाद सब्जी है, तूने जरा भी मिर्च मसाला नहीं डाला है। क्या सब्जी अच्छी नहीं बनी है? मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो, दोबारा सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना खाना हमारे घर में कोई खाता नहीं है। वैसे तुम भी बैठो खाना खाने, हम लोगों का खाना तो हो गया है। अरुण खाना खाकर काम पर निकल जाता है। तभी राहुल अपने स्कूल और प्रीति कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तभी अनीता खाना खाने बैठती है। हे भगवान, मैंने इतनी बेस्वाद सब्जी बनाई। लगता है शादी की रस्मों में इतने दिन खाना नहीं बनाया, इसलिए मेरा अंदाजा खराब हो गया है। सब्जियों के बेस्वाद होने की वजह से अनीता खाना नहीं खा पाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन अनीता बाथरूम में कपड़े धोकर कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, जहां सीढ़ियों पर राहुल थका हुआ बैठा होता है। देवर जी, अच्छा हुआ आप यहाँ हैं। बाल्टी बहुत भारी है, जरा छत पर पहुंचा दीजिए ना। नहीं भाभी, मुझसे मत कहिए, प्रीति से कह दीजिए, वो आपकी मदद कर देगी। मैं जा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा। कमजोरी का शिकार राहुल बिना अनीता की मदद किए चला जाता है। वहीं राहुल की इस हरकत से हैरान अनीता कपड़े की बाल्टी लेकर छत पर आकर कपड़े फैलाने लगती है। कल तो घर वालों को मेरे हाथ की सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर आज मैं कोशिश करूंगी अच्छी सब्जी बनाने की। आज थोड़ी ज्यादा मिर्च मसाले के साथ सब्जी बनाऊंगी और रोटियों के आटे में भी थोड़ी सी मिर्च, नमक और थोड़ा काला जीरा मिला दूंगी, जिससे बड़ी स्वादिष्ट रोटियां बनकर तैयार होंगी। कपड़े फैलाकर अनीता रसोई में आती है और ढेर सारे मसाले निकालकर सिलबट्टे पर मसाले पीसने लगती है। हे भगवान, मैंने सोच तो लिया कि तेल मसाले डालकर बढ़िया सब्जी बनाऊंगी, पर मैं तो ये भूल गई कि मेरी रसोई दिन हो या रात आग उगलती रहती है। मिट्टी के चूल्हे की रसोई में इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी इस रसोई में लगती है। मसाले पीसकर अनीता सब्जियों में छौंक लगाती है, फिर आटे में मिर्च, नमक और काला जीरा मिलाकर आटा गूंथती है और पसीना पोंछते हुए रोटियां बनाकर सभी को दोपहर का खाना परोसती है। आज मैंने बहुत अच्छी मसालेदार सब्जी बनाई है और रोटियों में भी थोड़ा नमक, मिर्च और काला जीरा मिलाकर कुछ नए तरीके की रोटी बनाने की कोशिश की है। आप लोग खाकर बताइए कैसी बनी है। हाँ चाची, आज ये सब्जी अच्छी लग रही है, मैं आज सब्जी खाऊंगा। हाँ चाची, मैं भी सब्जी खाऊंगी, मुझे रोटी मत देना। क्या सिर्फ सब्जी खाओगे? रोटी भी खाओ तब ना पेट भरेगा। अरे बहू, ये थोड़ा ही खाते हैं, इतनी सब्जी में ही इनका पेट भर जाएगा।
भाभी, आपने मुझे 4 रोटियां क्यों दी हैं? मैं सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ। जवान होता शरीर है तेरा, चुपचाप 4 रोटियां खा। तेरी उम्र में तो मैं 10-12 रोटियां खा जाता था। हाँ देवर जी, आपको खाने पीने की बहुत जरूरत है और आज तो सब्जी भी अच्छी बनी है। आप 4-5 रोटियां खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से ये सब बनाया है। अनीता के कहने पर अरुण 4 रोटियां खाता है, वहीं राहुल आधा खाना छोड़ देता है। ऐसे ही रात होती है और एक बार फिर अनीता अपनी रसोई में स्वादिष्ट सब्जियां बनाने की पूरी कोशिश करती है और फिर सभी को खाना परोसती है। तभी पिंकू और पिंकी खाने की मेज से बाहर निकल आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं चाची, हमें भूख नहीं लगी, हम खाना नहीं खाएंगे। हम जा रहे हैं सोने, में बहुत तेज नींद आ रही है। बच्चों, भूखे पेट नहीं सोया जाता है, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। अनीता बड़े प्यार से बच्चों को बाहर आंगन में चांद दिखाते हुए हाथों से खाना खिलाती है। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह रामलाल शारदा बदहजमी से परेशान होते हैं। वहीं बाथरूम के दरवाजे पर अरुण पेट पकड़े बैठा होता है, जहां पिंकी और पिंकू को भी लूज मोशन हो रही होती है। क्या हुआ भैया, आप पेट पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा हुआ तू आ गई, जल्दी जाकर कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेकर आ। कल तेरी भाभी ने मुझे 4 रोटियां खिला दी और आज सुबह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे और तेरे पापा को रात से इकट्ठी डकारे आ रही है। आप लोग भाभी को क्यों दोष ठहरा रहे हैं? कल रात खाना खाने के बाद से उनका भी जी मचला रहा है मेरी तरह। और पिंकू पिंकी तो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये सब कल तुम्हारे तेल मसाले वाली सब्जी की वजह से हुआ है। हो सकता है ज्यादा मसालेदार सब्जी की वजह से ऐसा हुआ हो, पर यहाँ की सब्जियाँ भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सब्जियाँ ऑर्गेनिक होती है। मम्मी जी, कल आपके साथ सब्जियाँ लेने मैं भी चलूंगी। अनीता इतना कहती है कि तभी राहुल दोनों हाथों से पेट पकड़े बाहर आता है। अरे क्या हुआ राहुल बेटा, तूने अपना पेट इतने जोर से क्यों पकड़ रखा है? भाभी की वजह से ना जाने कैसा खाना बनाया था, मेरे पूरे पेट में दर्द हो रहा है। देवर जी, आप परेशान मत होइए, घर में सभी की हालत खराब है, मैं भी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। अनीता प्रीति के साथ मेडिकल स्टोर आती है और सभी के लिए दवाइयाँ खरीदकर वापस आकर सभी को दवाइयाँ खिलाती है, जिसके बाद कुछ देर में सभी की तबीयत ठीक हो जाती है। और फिर अगले दिन अनीता शारदा के साथ सब्जी मंडी आती है, जहां सभी सब्जी वाले केमिकल वाली सब्जियों पर पानी छिड़क रहे होते हैं। ये देखो बहू, कितनी अच्छी ताजी सब्जियां हैं। बता भला, सब्जियों में कोई दिक्कत है क्या? मम्मी जी, शायद आपको सब्जियों की पहचान नहीं है। एक भी सब्जी ऑर्गेनिक नहीं है। और ऐसी कौन सी ताजी सब्जियां होती हैं जिन पर पानी छिड़का जाता है? ये सारी खराब सब्जियां हैं, इन पर पानी छिड़क कर ये लोग इन्हें ताज़ा दिखा रहे हैं। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कम दामों में अच्छी सब्जियाँ मिलती है, हम वहीं से सब्जियाँ खरीदेंगे। शारदा अनीता के मना करने के बावजूद सब्जियां खरीदती है और घर आकर खुद ही सब्जी बनाकर हमेशा की तरह पूरे परिवार को खिलाती है, जिसके कारण आधी रात को अचानक राहुल को उल्टियां होने लगती हैं। वहीं उसकी तबीयत खराब होता देख अरुण तुरंत राहुल को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, जहां डॉक्टर मिथिलेश, राहुल जी का पूरा इंटेस्टाइन खराब हो चुका है, उनके इंटेस्टाइन में पॉइजन मिला है। डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? घबराइए मत, ये फूड पॉइजनिंग है। पॉइजन तो हम अभी निकाल देंगे, पर हफ्ते 10 दिन इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बस बहुत हुआ, मुझे पता है ये सब केमिकल वाली सब्जियों की वजह से हुआ है। मैं अपने ससुराल को ऐसे जहर खाते नहीं देख सकती। मैं अपने ससुराल वालों के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगी। डॉक्टर राहुल की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वहीं अगले दिन अनीता अपने छत पर आकर कृष्णलाल को फोन करती है। बेटी, बड़े दिनों बाद अपने बाबुल को याद किया? पापा, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मुझे अपने ससुराल वालों के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है, उसके लिए मुझे बीज चाहिए। बीज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तू बिना जमीन के सब्जियां कहाँ उगाएगी? पापा, आप शहर के बस अड्डे तक बीज लाइए, जगह मैंने ढूंढ ली है। अगले दिन अनीता बस स्टॉप पर कृष्णलाल से सब्जियों के बढ़िया बीज लेकर कृष्णलाल को विदा करती है और फिर नदी किनारे आकर प्लास्टिक के बड़े बोरों में मिट्टी भरकर अपने ससुराल की छत पर आकर मिट्टी फैला देती है और सब्जियों के बीज लगाकर मिट्टी में पानी डालने लगती है। मैं अपने ससुराल की छत पर पापा के बताए तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन पूरे घर में कौवों की आवाज आ रही होती है। भाभी, आपने छत पर कौवों की पार्टी रखी है क्या? सुबह 4 बजे से कौवे ने सोने नहीं दिया है।
मैंने छत पर ऑर्गेनिक सब्जियों के बीज लगाए थे, मेरे बीज। जिसके बाद अनीता और सभी छत पर आते हैं, जहां कौवे चिड़िया अनीता के बोए बीज खा रहे होते हैं। वहीं कांति चाय का कप लिए अपनी छत पर खड़ी होकर, आ गई। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। तुम लोगों ने अपनी छत पर इतनी मिट्टी क्यों फैला रखी है? कल शाम छत पर चाय पीते हुए ये मिट्टी उड़कर मेरी चाय में आ रही थी। और मेरे छत पर फैलाए कपड़ों पर भी मिट्टी के निशान बन गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं छत पर थोड़ी मिट्टी डालकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रही हूँ। अरे ये शहर है, कोई गांव नहीं जहाँ तुम छत पर सब्जियां उगा रही हो। शारदा किस गांव से लेकर आई हो ऐसी गवार बहू? कांति बहन, जरा जुबान संभाल कर बात करो। और बहू, किससे पूछकर तुमने छत पर सब्जियां उगाने का फैसला किया? आधे घंटे के अंदर मुझे ये सब साफ चाहिए। और सबसे पहले तुम सभी के लिए नींबू पानी बना दो। इतने हंगामे की वजह से सभी का बीपी हाई हो गया है। अनीता परेशान होकर रसोई घर में आती है और नींबू पानी बनाने लगती है। तभी अनीता की नजर रसोई की खाली खिड़की और आसपास की खाली जगह पर पड़ती है। अरे वाह, मुझे तो छत से भी ज्यादा अच्छी जगह मिल गई। मेरी रसोई। मैं रसोई में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगी और सब्जियों के पौधों की वजह से मेरी रसोई भी ठंडी हो जाएगी। इतना सोचकर अनीता नींबू पानी बनाकर पूरे परिवार को पिलाती है और फिर अपनी छत पर आकर इकट्ठा की गई भंगार से प्लास्टिक की बोतलें, गमले और बाल्टियां निकालती है और फिर उसमें मिट्टी भरकर अपनी रसोई में आती है और बाल्टियों को खिड़की पर बांध देती है। फिर छोटी छोटी बोतलों में भरी मिट्टी को अपने गैस चूल्हे के पास सजा देती है और फिर गमलों को रसोई की खाली जगह में रख देती है। उस दिन खेत में पापा ने बताया था कि अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए मिट्टी में गोबर की खाद मिलानी होती है। अनीता गौशाला से गोबर लाकर थोड़ा थोड़ा गोबर मिट्टी में डालकर बीज लगा देती है। इतना करने के बाद अनीता चावल बनाकर अपने ससुराल वालों को दही चावल खिलाती है। भाभी, आज आपने सब्जी की जगह दही क्यों दिया है? कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं आप लोगों के लिए सब्जियां बनाऊंगी। तब तक आप लोगों को इसी तरह ठंडा और हल्का खाना ही खिलाऊंगी ताकि किसी की तबीयत खराब ना हो। अच्छा प्रीति, खाना खाने के बाद जरा बच्चों को लेकर पार्क चली जाना, वहाँ बच्चे थोड़ा खेल लेंगे। हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। खेल में हम सभी से हार जाते हैं। हम घर में ड्राइंग करेंगे। सबके खाने के बाद अनीता बर्तन धोकर रसोई में आती है, जहां ये टूटे फूटे गमले, बाल्टियां और बोतलें अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, याद आया, पिंकू और पिंकी ड्राइंग कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर इन टूटे फूटे गमलों, बाल्टियों और बोतलों को रंग कर देती हूँ। अनीता बिना घरवालों को बताए पिंकू और पिंकी के साथ मिलकर अपनी रसोई में टूटे फूटे गमलों, बाल्टियों और बोतलों को रंग देती है, जिससे रसोई बहुत सुंदर लगने लगती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी रसोई। पर जब तक मेरी ऑर्गेनिक खेती की ऑर्गेनिक सब्जियां घर वालों को ना चखाऊं, मुझे मम्मी जी से ये बात छुपानी होगी, वरना वो बहुत नाराज होंगी और उनके अलावा तो कोई रसोई में आता ही नहीं है। वहीं शारदा ज्यादातर समय हॉस्पिटल में राहुल के पास बिताती और बचे समय में अनीता शारदा को रसोई में आने का मौका नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिनों में रसोई में पटल, भिंडी, बैंगन, मिर्च, धनिया और कढ़ी पत्ते की छोटी छोटी कलियां उगने लगती हैं। वहीं अनीता मिट्टी के पतले पतले डंडे लगाकर सब्जी की लताओं को बढ़ने की जगह देती है। अभी तो सिर्फ कलियां ही उगी है, फिर भी रसोई काफी ठंडी हुई है। अब ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए थोड़ा धूप और कुछ देसी नुस्खों की जरूरत है। दोपहर में अनीता सब्जियों के पौधों को छत पर लेकर आती है और आधे घंटे तक सभी पौधों को धूप दिखाती है। ऐसे ही अनीता कभी पौधों में प्याज या चावल का पानी तो कभी उबली हुई चाय पत्तियों का पानी डालती। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और अनीता की ऑर्गेनिक खेती वाली ठंडी रसोई में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हैं। वहीं आज हॉस्पिटल से राहुल भी घर लौट आता है। आज मैं अपनी ऑर्गेनिक खेती वाली ठंडी रसोई में उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां पकाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी। आज उन्हें पता चलेगा कि ऑर्गेनिक सब्जियां किसे कहते हैं। अनीता ठंडी रसोई में ऑर्गेनिक सब्जी पका रही होती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। लगता है भाभी राहुल के वापस आने से बहुत खुश है। देखिए रसोई से कितनी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से पहली बार मुझे सब्जी खाने का मन कर रहा है। लगता है भाभी कुछ अलग बना रही है। अनीता ऑर्गेनिक सब्जियां बनाकर पूरे परिवार को खाना परोसती है। चाची मुझे एक रोटी और दो ना। हाँ चाची, मुझे भी एक रोटी और दीजिए। भाभी बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है। डॉक्टर ने ज्यादा खाना खाने से मना किया है, तो मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा। जरा मुझे थोड़ी और सब्जी दे दीजिए। वाह बहू, क्या स्वाद है। मैं बचपन में ऐसी सब्जी खाया करता था। मैं तो भूल गया था कि सब्जियों में ऐसा भी स्वाद होता है।
बहू ने आज सब्जी बढ़िया बनाई है और इसमें ज्यादा तेल मसाला भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोग इतना मत खाओ, कहीं फिर तुम लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए। मम्मी जी, इस बार किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, बल्कि सबकी तबीयत सुधरेगी। ये मेरी ठंडी रसोई में उगाई ऑर्गेनिक सब्जी है। बहू, तूने रसोई में खेती की है और ये बात हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? आप समझी तो मुझे रसोई में जाने का मौका क्यों नहीं देती थी? अनीता, माना हम गरीब हैं, पर इतने भी गरीब नहीं कि तुम्हें रसोई में सब्जी की खेती करनी पड़े। हम गरीब हैं इसलिए मैं ऑर्गेनिक खेती नहीं करती हूँ, बल्कि इसीलिए करती हूँ क्योंकि बाजार में सभी केमिकल वाली सब्जियाँ बेचते हैं, जिस वजह से आप सभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। और देवर जी तो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। अरे बहू, तो क्यों अपनी सब्जियों को छोड़कर बाकी सब्जियों को खराब कह रही है? ये कह कि तू अपनी सब्जी अच्छे से बनाती है और बाजार की सब्जी सही से नहीं बनाती है। ऐसा नहीं है, लगता है आप लोगों को उदाहरण दिखाकर समझाना पड़ेगा। जरा 2 मिनट रुकिए। अनीता तुरंत घर से निकलती है और सब्जी मंडी आकर एक बैंगन और पटल लेकर सीधा रसोई में आती है और अलग अलग बर्तनों में पानी उबालकर हॉल में ले आती है और सबके सामने उसमें सब्जियां डाल देती है। वहीं कुछ देर में सब्जियों का नकली रंग पानी में आ जाता है। ये क्या, सब्जियों का रंग पानी में आ गया? और ये सब्जियां तो पकी हुई हैं। फिर ये पकी हुई सब्जियां हरी क्यों हैं? क्योंकि ये केमिकल वाली सब्जियां हैं। इन सब्जियों को केमिकल देकर एक रात में रंग लगाकर लाया गया है और ऐसे ही बेचा जा रहा है। पूरे बाजार में कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी के पास ऐसी ही सब्जियां हैं। अनीता, तुम अपनी ठंडी रसोई में ऑर्गेनिक खेती करो। हम ऑर्गेनिक खेती की ही सब्जियां खाएंगे। आज पेट भरकर खाने के बाद भी हमें बदहजमी या उल्टी जैसी परेशानी नहीं हुई। आज के बाद हम ये जहर नहीं खाएंगे। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन अनीता अपने घर के बाहर एक बड़े गमले में मिट्टी भरकर उसमें कुछ केंचुए डालती है। ऑर्गेनिक खेती में केंचुए किसान के मित्र होते हैं। ये बार बार मिट्टी खाकर मिट्टी में ही मल त्यागते हैं और 3 दिनों में देह त्याग कर मिट्टी की उर्वरता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मैं 3 दिनों बाद ये मिट्टी अपनी ठंडी रसोई की ऑर्गेनिक खेती में डालूंगी, जिससे मेरी खेती और ज्यादा अच्छी होगी। 3 दिनों बाद सारे केंचुए अपना देह त्याग देते हैं और फिर अनीता सभी सब्जियों में थोड़ी थोड़ी उर्वरक और प्रतिरोधक क्षमता वाली मिट्टी डालती है। तभी अनीता के देव और भतीजा भतीजी रसोई में आते हैं। भाभी, आज आप मेरे लिए बैंगन की कलौंजी बनाना। भाभी, आज आप मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना और वही टेस्टी रोटी भी। और चाची, आप हमारे लिए पटल की सब्जी बनाना। ठीक है, मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। अनीता ऑर्गेनिक खेती से सब्जियां तोड़ती है और उनके बीज निकालकर दोबारा मिट्टी में बो देती है और फिर सभी की पसंद की सब्जियां बनाकर सभी को अलग अलग तरह की सब्जियां परोसती है। पूरा परिवार पेट भरकर रोटियां खाता है। अनीता, अगर तुम ऐसी सब्जी बनाओ तो मैं रोज पेट भरकर 5-6 रोटी आराम से खा लूं। अब हमारा पूरा परिवार पेट भरकर बहू की ऑर्गेनिक सब्जी खाने लगा है। पहले तो मुझे ये चिंता सताती थी कि जब पिंकू और पिंकी के माँ बाप इन्हें लेने आएंगे तो उन्हें इतना कमजोर देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर अब लगता है कि उनके आने तक पिंकी, पिंकू और शायद हमारे राहुल की भी तबीयत में सुधार आ जाए। अगले दिन शारदा हल्के सरदर्द की वजह से चाय बनाने रसोई में आती है, पर ऑर्गेनिक खेती वाली ठंडी रसोई में आते ही सर दर्द से राहत पाकर रसोई में ही बैठ जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीतता है। हमेशा कमजोर रहने वाले पिंकू और पिंकी दूसरे बच्चों के साथ पार्क में पकड़न पकड़ाई खेल रहे होते हैं। अरे, अब पकड़ कर दिखाओ। पहले तो हमें पकड़ कर हमारा मजाक उड़ाते थे ना, अब पकड़ो हमें। तुम्हारे बस का नहीं है हमें पकड़ पाना। अरे, पहले तो हमारे बच्चों को इन्हें पकड़ने में मिनट नहीं लगता था और ये दोनों तो 5 मिनट भी नहीं दौड़ पाते थे। और अब कुछ हफ्तों से हर खेल में ये बच्चे जीत जा रहे हैं। अचानक इनमें इतनी फुर्ती कैसे आ गई? फुर्ती तो आएगी ही, क्योंकि हमारी गरीब बहू की ठंडी रसोई की ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं ये बच्चे। और इतना ही नहीं, जरा मेरे राहुल को तो देखो। सबकी नजर पार्क में एक्सरसाइज कर रहे राहुल पर जाती है। सभी राहुल के फूले गाल चेहरे पर अलग चमक देखकर हैरान रह जाते हैं, पर अपने घमंड में कोई गरीब बहू की ऑर्गेनिक खेती और ठंडी रसोई की तारीफ नहीं करता। तभी आयुष और राधिका पार्क में आते हैं और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे, तुम दोनों अचानक और पार्क में क्यों आ गए हो? घर चलो। नमस्ते छोटी मम्मी। वो हम घर पर ही गए थे, हमें पता चला कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो हैरान होकर यहाँ चले आए। और यहाँ तो हम और ज्यादा हैरान हो गए हैं। आखिर आपकी गरीब बहू की ऑर्गेनिक खेती है क्या? छोटी मम्मी जी, हमने दूर से ही आपकी सारी बातें सुन ली है।
अब तो मैं भी आपकी गरीब बहू की ठंडी रसोई वाली ऑर्गेनिक खेती सीखूंगी, जिससे मेरी भी रसोई ठंडी हो जाएगी और बच्चों को घर ले जाने के बाद भी मैं बच्चों को ऑर्गेनिक खेती की सब्जियां खिला पाऊंगी। आयुष और राधिका अनीता से ऑर्गेनिक खेती करना सीखते हैं और एक हफ्ते में ऑर्गेनिक खेती सीखकर आयुष और राधिका पिंकी पिंकू को लेकर वापस चले आते हैं। ऐसे ही एक दिन अनीता के दरवाजे पर कुछ लोग भंडारे का चंदा लेने आते हैं। वहीं अनीता उन्हें अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां देती है। जी देखिए, मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं, ऊपर से घर में काफी खर्च है और हाल फिलहाल में मेरे देवर जी भी अस्पताल से लौटे हैं, इसीलिए पैसों की जगह आपको अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ठंडी रसोई में बहुत ऑर्गेनिक सब्जी होती है और अगर बाजार के दाम से देखो तो ये 1000 रुपए की सब्जियां हैं। अनीता की गरीबी को ध्यान में रखकर चंदा लेने आए लोग सब्जियां लेकर चले जाते हैं और अगले शाम भंडारे में अनीता की ऑर्गेनिक खेती की सब्जियां बनती हैं, जो आसपास के सभी लोगों में बंट जाती हैं, जिसके स्वाद से खुश होकर अगले दिन पड़ोस की औरतें अनीता के घर के बाहर इकट्ठा होकर, बहू तू हमें भी अपनी ऑर्गेनिक खेती करना सिखा। दरअसल मेरे पोते पोतियों की भी तबीयत सब्जी खाकर खराब हो जाया करती है, पर कल भंडारे में मेरे पूरे परिवार ने तेरी सब्जियां खाई और आज घर में किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई। हाँ बहन, मुझे भी ऑर्गेनिक खेती करना सिखाओ। अगर आप लोगों को मेरी गरीबी से कोई दिक्कत ना हो तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती जरूर सिखाऊंगी। अनीता प्यार भरे व्यंग के साथ पुराने गिले शिकवे मिटाकर अपने सभी पड़ोसियों को ऑर्गेनिक खेती करना सिखाती है और सभी पड़ोसनों से उनके रिश्तेदार और इसी तरह पूरा शहर अपने अपने रसोई घर में ऑर्गेनिक खेती करने लगता है, जिससे सभी के घरों में ऑर्गेनिक सब्जियां और ठंडी रसोई बन जाती है। ऐसे ही सभी हंसी खुशी अनीता के साथ स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वहीं केमिकल वाली खेती करने वाले किसान भी अब ऑर्गेनिक खेती करने लगते हैं।